Good evening, everyone. I, Dr. Shilpi Arora, would like to invite you all for the next exciting session of our course through Orbit Institute of Applied Homeopathy. As you all have attended some previous sessions, and you know that we are discussing on skin. Though skin is a vast subject and we are unable to give everything, whatever should be given, but we are trying our level best to wind up and to bring out the maximum things that can be spoken about. So today's topic is by Dr. Deepak Sharma, and I know he doesn't need any introduction, but still I would like to say a few words about him. Uh, he's the founder and director of Orbit Clinics. We all know that. Okay. And the main thing which Dr. Deepak would be required to give introduction on is that he works on minimum medicine administration. His method is like sometimes we come across with many prescriptions by various homeopathic doctors, which is having a whole list of many medications. He does not believe in that, and he believes in minimal medicine administration. His method is like of a preventive methodology. And his diagnosis from my college days, I have seen his diagnosis and his differential diagnosis in all that area has been excellent. So let's see what he has to say and give information to us regarding eczema today. Dr. Deepak, over to you. थैंक यू डॉक्टर शिल्पी। सभी लोगों को नमस्कार। आज आप लोगों ने मुझे जो एक्जिमा का टॉपिक दिया है, देखते हैं इसके बारे में आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। और मुझे लगता है कि एक्जिमा ऐसी डिजीज है या ऐसी एक कॉमन चीज है जो हर एक की प्रैक्टिस में जरूर आती है, और होम्योपैथी में तो इसका आना बहुत लाजमी है, क्योंकि एक्जिमा या स्किन डिजीज के लिए होम्योपैथी बहुत फेमस है। एक्जिमा जब भी हमारे पास आता है तो सबसे पहले जो डिफिकल्टी आती है वो ये समझने में आती है कि आखिर ये एक्जिमा है भी या नहीं। आज हम इस पर बात करेंगे कि एक्जिमा क्या होता है। हमारे क्वेश्चन आंसर्स होंगे, उसका एक्जिमा का मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बताऊंगा, उसके बारे में कुछ डिस्कशंस करेंगे। और उसके बाद कि एक्जिमा ऐसा क्यों है कि वो सबसे मुश्किल है ट्रीटमेंट होने में। ऐसा नहीं है कि क्योर वाली जो टर्म है वो हमने आपको एफोरिज्म में बताई दी थी कि प्योर वाली टर्म का क्या मतलब होता है। दूसरा कि एक्जिमा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब भी कभी एक्जिमा को हम ठीक करने के कगार पे पहुंचते हैं या ऐसा लगता है कि अब ये एक्जिमा बिल्कुल ठीक हो गया, तभी वो या तो रिग्रेस कर जाता है या उसका कोई और सिम्टम किसी न किसी रूप में आ जाता है। अभी जैसे डॉक्टर शिल्पी ने कहा, और कि बहुत मिनिमम डोजेस पे या बहुत प्रिवेंटिव उस पर मैं अपने पेशेंट्स को देखता हूँ या उसी पे काम करता हूँ। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मैंने जितनी भी एनाटॉमी या फिजियोलॉजी या पैथोलॉजी को समझा है, उसके हिसाब से हमेशा मैं हमेशा अपने एक स्टूडेंट को एक बात बताता हूँ कि ताला चाहे जितना भी बड़ा हो, लेकिन उसकी जो चाबी है वो बहुत छोटी सी होती है। मतलब जब अगर आपके सामने कोई बहुत बड़ी बीमारी आ जाए, तो हमेशा अपने मन में ये लेख करके आया करो कि उसकी जो चाबी होगी, मतलब उसकी जो मेडिसिन होगी वो बहुत ही छोटी सी होगी, या उसकी जो डोजेज होंगी वो बहुत छोटी होंगी। उसके इतने बड़े हमें काम करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ताला छोटी चाबी से ही खुलेगा। उसके लिए कोई बहुत बड़ी तलवार की जरूरत नहीं होती। तो आज बात करते हैं एक्जिमा के ऊपर। एक्जिमा, जैसे कि मैंने आप लोगों को जब हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पे बात कर रहे थे, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि अ, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम स्किन के ऊपर हम लोग समझते हैं। तो जो एक्जिमा एक्चुअल बीमारी है वो स्ट्रेटम कॉर्नियम, मतलब जो सबसे ऊपर एपिडर्मिस की जो लेयर है, उसकी एक अपनी प्रॉब्लम है। जब भी कभी एक्जिमा की शुरुआत होगी, मतलब हमें किसी भी पेशेंट को जब भी कभी स्किन की डिजीज लेकर के आएगा, तो वो सिर्फ ये लेकर के आएगा कि उसको कभी कोई इचिंग रही होगी, जिसकी वजह से उस पर रिकरेंट इंजरी की वजह से एक एक्जिमा जैसी बीमारी डेवलप हो गई, या ऐसी कोई बीमारी डेवलप हो गई जिसका कोई ट्रीटमेंट जो है वो जल्दी से नहीं मिल पाता है। तो जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है वो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होने वाली लेयर है जो एक्जिमा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको अलग अलग लेयर्स के बारे में डिफरेंशिएट किया था कि कौन कौन सी लेयर कहाँ कहाँ पर किस फिजियोलॉजिकल बेस पे काम करती है, और उनके अपने क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो एक जरा सी एज, मतलब अगर आपने रोज डेली अपने चेहरे पर ऐसे से फिंगर को ऐसे करने लग जाओगे, तो भी शायद आपको एक डेढ़ महीने के अंदर एक्जिमा जो है वो डेवलप हो जाएगा, क्योंकि आपकी स्टेटम कॉर्नियम कॉर्नियम जो है वो बहुत इजीली हर्ट होती है और बहुत
किसी भी एलर्जी के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है। नाउ एक्जिमा, ए डिजीज विच मेक्स योर स्किन रेड एंड ड्राई सो दैट यू वांट टू स्क्रैच इट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी ऐसा फैक्टर, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो पॉल्यूशन का हो, चाहे वो आपकी मेंटल एज हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई इंजरी हो, चाहे फूड एलर्जी हो, इसका सबसे प्राइमरी जो सिम्टम है वो स्क्रैच है। जनरली कभी भी आपकी स्किन हमेशा इचिंग से ही शुरुआत होगी। एक्जिमा का कोई और सिम्टम जनरली नहीं आता। आपको लगेगा कि मुझे कहीं पे बस एक इच करना चाहिए, मतलब अगर आपको लगेगा कि यहाँ पे कोई रेड पैचेस नहीं है, आपको कोई किसी भी टाइप का कोई इरप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका मन कर रहा है कि मैं उसको बस इच कर लूं, तो ये जो इच है, ये सबसे पहला सिम्टम है। मैं इस इचिंग को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं आपको मेडिसिन के बारे में बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे हम लोग फेलियर होते हैं ज्यादातर, और कौन से सिम्टम पे आकर के हमारी जो केसेस हैं वो रुक जाते हैं। तो इसलिए इस बात को जरूर समझो कि जो प्राइमरी सिम्टम है वो है इच। अगर इच आप करने लगोगे, मतलब मैंने बताया कि अगर आप नॉर्मली भी अपने किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट पे आप सिर्फ एक नॉर्मल सा इच करने लगो, जबकि इच नहीं हो रही है, लेकिन अगर आप ऐसे इच करने लगोगे तो आपको एक महीने के अंदर वहां पर एक्जिमा डेवलप होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो पेशेंट आया है जब भी वो स्किन की डिजीज लेकर के आए तो उससे प्राइमरी सिम्टम जरूर पूछना है। मैक्सिमम टाइम मतलब 99% से ज्यादा हमेशा पेशेंट यही कहेगा कि उस समय कोई इरप्शन नहीं था लेकिन वहां पे मुझे इचिंग होती थी। सबसे ज्यादा जो एक्जिमा, मतलब सबसे ज्यादा जो ये स्किन की डिजीज हम लोग देखते हैं वो हमेशा ऐसे एरियाज में होती है जहाँ पे ह्यूमिडिटी की मात्रा पहले से ज्यादा ही होती है। जैसे जेनिटल ऑर्गन्स हो गए, उसके आसपास के एरिया हो गए जहाँ पे भी स्किन फोल्ड होती है, वहां पर ये सबसे ज्यादा होते हैं। तो जहां पर भी ऐसे एरिया जहाँ पे ह्यूमिडिटी थोड़ी ज्यादा रहती है, जहाँ पे हाइजीनिक लोग अच्छा सा नहीं मेंटेन रख पाते, उसकी वजह से भी जनरली एक्जिमा जैसी बीमारियां होती हैं। जब हमारे पास स्किन को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो उसमें भी मुझसे सबसे ज्यादा यही पूछा गया कि सर हम लोग डायग्नोसिस बना करके भेज देते हैं कि एक्जिमा है, लेकिन दूसरा डॉक्टर उसको ये कह देता है कि नहीं नहीं, ये तो एक्जिमा नहीं है, ये तो कुछ और बीमारी है, ये कोई एलर्जिक रिएक्शन है। तो आज आप सब लोगों को एक बात बता दूं कि जो एक्जिमा की डेफिनेशन है उसके हिसाब से आप किसी भी स्किन इरप्शन को एक्जिमा के अंदर ला सकते हैं। कभी कभी जो सोरियासिस के अगर इंडिविजुअल पैचेस हैं या ऐसे पैचेस हैं जो आपको किसी और बीमारी के अंदर है, आपको बीमारी समझ में नहीं आ रही, तब भी आप उसको सिंपल कॉमन भाषा में एक्जिमा टर्म यूज कर सकते हैं। तो एक्जिमा एक बहुत वाइड टर्म है। एक्जिमा का सिर्फ इतना सा मतलब है कि वहां पे कोई रेड सब्सटेंस या कोई बहुत ज्यादा ड्राई या फिर स्क्रैच या इचिंग, इतना ही काफी है एक्जिमा के डायग्नोसिस के लिए। चाहे वो सोरियासिस का पैच हो, अगर वो इंडिविजुअल पैच है तो आप उसको कुछ टाइम के लिए भी एक्जिमा कह सकते हैं अगर आपको स्केल्स नहीं आ रहे। तो एक्जिमा की डायग्नोसिस के लिए आपको कोई बहुत बड़ा स्टडी नहीं करनी है, बहुत ज्यादा बुक्स नहीं पढ़नी है। बस एक छोटे से पार्ट को भी आप एक्जिमा कह सकते हैं जहाँ पे सिर्फ आपको कोई रेडनेस मिल रही है, कोई ड्राइनेस मिल रही है या कोई इचिंग मिल रही है, दैट्स एनफ कि आपने उसको एक्जिमा डायग्नोस करके आप लिख सकते हैं बहुत आराम से। इसको कोई नहीं काटेगा। हिंदी भाषा में एक्जिमा का दूसरा मतलब है खुजली होना। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ, आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो इचिंग है वो सबसे मेन सिम्टम है। इचिंग कहाँ से आई इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इसका सबसे प्राइमरी सिम्टम है इचिंग। हाँ, अगर ऐसा कोई इरप्शन है जहाँ पर हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो जब इरप्शन लेकर के आते हैं, ऐसे इरप्शन जहाँ पर ओजिंग हो रही है, जहाँ पर पानी का कोई डिस्चार्ज है, कोई पस का डिस्चार्ज है, कोई ब्लड का डिस्चार्ज है, लेकिन अब उसमें इचिंग बंद हो गई है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो एक्जिमा नहीं है। एक्जिमा है लेकिन वो ऑलरेडी अपने क्रोनिक फेज में चला गया और स्किन की उस डीप लेयर तक पहुंच गया जहाँ पे नर्व एंडिंग को उसने हर्ट कर दिया, जिसकी वजह से उसको पेन या वहाँ पे जो सेंसेशन है वो नहीं हो रही है। तो इसकी भी अलग अलग वजह है, अलग अलग उसकी मेडिसिन है। लेकिन हमें आमतौर पर ये भाषा में ये बोला जाता है कि एक्जिमा का एग्जैक्ट मतलब खुजली होना है। हिंदी भाषा में ये सिंपल सा वर्ड है ना। अब आज की डेट में हर 10 में से एक आदमी एक्जिमा से सफर कर रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत भरमार में एक्जिमा आ रहा है, बहुत अच्छे से हम लोग इतनी, अभी जैसे मैंने एक टर्म यूज करी कि हाइजीनिक मेंटेन नहीं करते। अब हमारे पास हाइजीन मेंटेन करने के लिए बहुत सारे सोप अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब हमने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जो अपनी हाइजीन को मेंटेन करने के लिए बहुत एक्सपेंस करते हैं, बहुत कुछ सब चीजों का ध्यान रखें, लेकिन उसके बावजूद भी एक्जिमा जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं। उसके अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। तो हाइजीन का ना होना सिर्फ एक फैक्टर में आता है, वो से कॉजेज में नहीं है।
पहली बात कि एक्जिमा कंटीजियस नहीं है। सबसे पहला सवाल हमेशा हर एक पेशेंट का ये होता है कि डॉक्टर साहब ये मेरे को तो हो गया है, मेरे बच्चों को तो नहीं होगा। या बच्चों को लेकर के आते हैं तो डॉक्टर साहब किसी और को तो नहीं फैल जाएगा। या ऐसे आसपास के लोग जो ये हमेशा कहें कि ये हमसे किसी और को ना चल जाए बस। ऐसे बहुत सारे डाउट होते हैं। तो इसका एक बहुत क्लियर सा आंसर है कि एक्जिमा कंटेजियस नहीं होता। ना, एक्जिमा जब चिल्ड्रन में देखा जाता है तो उसको एक एक्टोपिक डर्मेटाइटिस बोला जाता है। ये एक मेडिकल टर्म है, लेकिन ये सिमिलर टू एक्जिमा है। एक्टोपिक डर्मेटाइटिस जनरली बच्चों में इसलिए पाया जाता है क्योंकि जैसे ही बच्चा हमारे यहाँ पैदा होता है तो हम उसके लिए बहुत सारे कॉस्मेटिक्स, बहुत सारी चीजों को यूज करना शुरू कर देते हैं। जैसे हमारी दादी जी हैं, वो कहेंगी कि नहीं इसको गोले के तेल की मालिश करनी है, कोई कहेगा नहीं लाल तेल की मालिश करनी है। कोई अच्छे पढ़े लिखे होंगे वो कहेंगे नहीं हमें ये ब्रांड की साबुन है बस वही लगानी है। या कोई कहेगा कि नहीं आप इस बच्चे को ऐसे नहलाओ, उसके लिए ये पाउडर यूज करो। तो जब भी कभी बच्चों में आपके पास एक्जिमा की प्रॉब्लम आएगी, एटोपिक डर्मेटाइटिस की आएगी, उसके बहुत मेनली जो रीजन है वो हमेशा कोई ना कोई केमिकल इंजरी या कोई ना कोई ऐसी इंजरीज होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट से आती हैं। जनरली बच्चे, जेनेटिक्स होती है लेकिन जनरली बच्चे एटोपिक डर्मेटाइटिस को जब भी लेकर के आएंगे, वो कभी भी मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब मुश्किल से 1% से भी कम चांसेस है कि वो जेनेटिक ट्रांसफर हो। वरना ये जेनेटिक ट्रांसफर नहीं होती, ये किसी ना किसी एनवायरनमेंट के थ्रू ही आती है। जब भी कभी बच्चे या न्यूनेटल एज में कभी भी ये आपके पास एक्जिमा का केसेस आए या एटोपिक डर्मेटाइटिस का ऑलरेडी डायग्नोस केस आए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको वही पूछना है कि जब उसकी डिलीवरी हुई थी उसके बाद से उसको कौन कौन सी केमिकल इंजरीज हुई हैं। क्या क्या उन्होंने शैम्पूज यूज करे हैं, क्या क्या उन्होंने साबुन यूज करी हैं, क्या क्या उन्होंने पाउडर यूज करे हैं, ये कहाँ कहाँ पे उन्होंने कोई ऐसी इंजरीज यूज करी हैं जो उस बच्चे को हर्ट कर गई। इसके लिए सबसे कॉमन है, जैसे हमारे यहाँ पे एक बहुत प्रचलन है कि बच्चे को लाल तेल लगा करके उसको धूप में लिटा दो। ये भी अपने आप में एटोपिक डर्मेटाइटिस का एक बहुत बड़ा कॉज है जो बच्चों में मिलता है। जनरली जितने भी दूसरे स्ट्रीम से लोग हैं, जैसे एलोपैथिक स्ट्रीम से जब भी डॉक्टर्स कहते हैं तो वो हमेशा ये कहते हैं कि ये जो बीमारी है ये तकरीबन 10 से 12 साल के अंदर अपने आप ठीक हो जाती है। क्यों कहते हैं ऐसे? क्योंकि उनको पता है कि 10 से 12 साल के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं वो अपने आप बन जाएंगी और बच्चा इस चीज के लिए अपने आप इम्यून हो जाएगा। और उनको ये भी पता होता है कि ये कहीं ना कहीं कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आया है। तो एक्सटर्नल फैक्टर मैंने आपको बताया, हो सकता है कि कहीं और भी हो। ऐसे बहुत सारे हमारे पास जब बच्चे आते हैं तो ये घबराए होते हैं कि ये बीमारी किसी और को ना फैल जाए और मेरा बच्चा कभी पूरी जिंदगी इसके लिए ऐसे ही तो ना रह जाए। तो इसका एक सबसे बढ़िया सा जवाब होता है कि ये जनरली 10 से 12 साल के अंदर अगर कोई भी ट्रीटमेंट ना करो तो बहुत आराम से अपने आप ठीक हो जाती है, अगर कोई इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं हुई है तो। अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गई है तो ट्रीटमेंट थोड़ा और लेंदी हो जाता है। वरना जनरली 10 से 12 साल के अंदर जितनी भी एलर्जीज हैं वो ठीक हो जाती हैं। लेकिन हम अपनी स्क्रीन की जब बात करेंगे कि होम्योपैथी 10 से 12 साल नहीं लगाती। कभी कभी 10 से 12 महीने के अंदर ही बच्चा जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, या विद इन 1 ईयर बहुत ठीक हो जाता है। क्योंकि हमें ये भी देखना होता है कि अगर वो बच्चा आ भी गया तो वो कितना सेंसिटिव है। हमें यही देखना है ना कि अगर बच्चा कोई ऐसा लेकर के आया तो वो किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के सेंसिटिव है, वो मदर की तरफ से सेंसिटिव है, वो फादर की तरफ से सेंसिटिव है। ये देखने के लिए सिर्फ एक ही साइंस है, वो है होम्योपैथी। इसके अलावा किसी भी साइंस में इस सेंसिटिविटी को ना तो कैच किया जा सकता है, ना ही उसको पकड़ा जा सकता है, और ना ही उसका कोई ट्रीटमेंट किया जाता है। इसी कोई भी मतलब कोई भी जितनी भी मैंने मेडिकल साइंस पढ़ी है अभी तक या जिनके बारे में मैंने समझा है, उसमें सिर्फ एक होम्योपैथी ऐसी है जो इसको परमानेंट ठीक कर सकती है, वो भी सबसे लीस्ट टाइम में। मैं 10 से 12 साल की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी एंटीबॉडीज बनने का वेट ही नहीं कर रहा, मैं उसको उससे पहले ही पहले ठीक कर रहा हूँ कि अगर कोई केमिकल इंजरी है भी तो हमें उसकी सेंसिटिवनेस देखनी है कि वो सेंसिटिवनेस क्या थी। तो ये सेंसिटिवनेस देखना हमेशा हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। बच्चों की सेंसिटिविटी हमेशा हमें मदर से मिलती है, उसके बाद फादर से मिलती है, उसके बाद जो प्रेगनेंसी के अंदर जो भी डोजेस का इस्तेमाल किया गया वो एक छोटी सी वैक्सीन भी हो सकती है, वो एक छोटा सा कोई केमिकल भी हो सकता है, वो फास्ट फूड भी हो सकता है, वो कुछ ऐसे केमिकल्स भी हो सकते हैं जो जो मदर ने अननेसेसरी यूज करे हैं। ऐसा भी हो सकता है, तो हमें पूरी हिस्ट्री फाइंड आउट करनी पड़ेगी और उसी के अकॉर्डिंग हमें मेडिसिन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जनरली जब भी मैंने ऐसे बच्चों को देखा तो ज्यादातर जो केसेस में आया उसमें हमें जो बच्चे मिले वो सिर्फ नंबर 1 तो थूजा,
दूसरा कार्सिनोसिन, तीसरा सिक्लिनम और चौथा मेडोवेनम। क्योंकि ये एक ऐसी मेडिसिन है जो आपकी सेंसिटिविटी को कैच कर सकती है। आप लोकल सिम्टम के आधार पर जो दवाइयां देते हैं, जनरली उससे क्या होता है कि केसेस जो है वो बिगड़ जाते हैं। जब तक आपको ये हिस्ट्री नहीं मिलेगी, जैसे अगर आपको लगा कि वैक्सीनेशन की हिस्ट्री है तो हम पूजा पे चले गए, आपको लगा कि बहुत ज्यादा केमिकल चॉकलेट्स की इंजरी है, डेयरी फूड्स की इंजरी है, तो आप कार्सिनोसिन पे चले गए। अगर आपको लगता है कि मदर फादर में कुछ ऐसे म्यास हैं जो सिफिलिटिक की तरफ मूव कर रहे हैं, तो बिल्कुल वहां जाओ। अगर आपको लगता है कि बच्चा पेट के बल ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है, जब उसको इचिंग भी नहीं होती, उसको पेट में दर्द नहीं होता, आप न्यूट्रिशन की तरफ जाओ। बहुत सारी मेडिसिन है। ये सिर्फ चार मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं जो इसके मियास्मेटिक बैकग्राउंड को या इसकी सेंसिटिविटी को कवर कर सकती हैं। इसके अलावा कोई ऐसी मेडिकल साइंस नहीं है जो इतना कंपैरिजन करके किसी भी बच्चे को या किसी भी एडल्ट को ठीक कर पाए। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें एक्टोपिक डर्मेटाइटिस या एक्जिमा का जो प्राइमरी सिम्टम है वो कैसे कैच करना है। केस एनालिसिस का एक्चुअल मतलब यही है, जब हम डॉक्टर पंकज अग्रवाल सर से पढ़ रहे थे और डॉक्टर हिराज सर से समझ रहे थे, कि हमें वो प्राइमरी सिम्टम को कैच करना है कि आखिर वो कहाँ पर शुरुआत हुई, और जब वो शुरू हो रहा था उस समय कंडीशन क्या थी, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली मेंटल स्टेट। अगर आपने जब मैं एफोरिज्म के बारे में बता रहा था, तो मैं आपको बता रहा था कि हमें मेंटल स्टेट पता करनी है, नॉट मेंटल सिम्टम्स। इन दोनों में फर्क है। तो हमें मेंटल स्टेट पता करनी पड़ेगी जब वो पहली बार इचिंग हुई। इचिंग क्यों हुई? इचिंग हुई ड्राइनेस की वजह से। और ड्राइनेस क्यों हुई? क्योंकि उस पूरी स्किन को, अगर मैं पहली वाली स्किन पे चला हूँ इसी इमेज पे, तो आप देखोगे कि जब डरनेस है, इस डरनेस से वो जो लिक्विड है वो यहाँ तक पहुंचा ही नहीं, या इन्वायरमेंट में इतनी ड्राइनेस है कि उस स्किन को ड्राई कर दिया, जिसकी वजह से इचिंग हुई। आप हमेशा ध्यान दो, जब भी कभी आपको इचिंग होती होगी तो उसके दो तीन रीजन होंगे, या तो कोई केमिकल इंजरी होगी, या कोई इंसेक्ट बाइट हो गया, या फिर कोई ड्राइनेस हो रही होगी जिसकी वजह से आप इचिंग करते हो। तो वो जो ड्राइनेस है उसमें दो ही फैक्टर हैं, या तो जो लिक्विड्स हैं वो पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा है एपिडर्मिस को, मतलब नीचे से ही नहीं आ रहे हैं, और दूसरा है कि कोई इन्वायरमेंट में, जैसे हीटर आज के टाइम में यूज हो गया, तो टेम्परेचर डिफरेंस है, तो या कोई एक्सटर्नल फैक्टर है या फिर इंटरनल फैक्टर है जो हमें ईचिंग को कॉज कर रहा है। तो ईचिंग सबसे पहले सिम्टम है, लेकिन ईचिंग से भी पहला सिम्टम क्या हुआ? ड्राइनेस। तो ड्राइनेस भी पता करनी है। और ये जो फेज चल रहा होगा, मतलब अगर आपके पास कोई एक्जिमा का पेशेंट आया और वो कहता है कि मैं 3 साल से एक्जिमा से परेशान हूँ सर, जब मैं 30 साल से परेशान हूँ, तो आपको उस 30 साल पहले वाले तक जाना है। एक सबसे बड़ी डिफिकल्टी आती है कि मैक्सिमम लोगों को अपने सिम्टम के बारे में पता नहीं रहता। अब सब लोग यही क्वेश्चन करेंगे कि डॉक्टर साहब ये तो हम सुनते आ रहे हैं कि पहले सिम्टम को वॉच करो, पहले सिम्टम को वॉच करो, लेकिन पहले सिम्टम पकड़े कैसे? अगर मान लो पेशेंट ने ये कह दिया कि डॉक्टर साहब मुझे तो 18 साल पहले की बात याद नहीं है, मुझे 30 साल पहले की बात याद नहीं है कि कैसे शुरू हुआ था, क्या हुआ था, तब क्या करोगे? उस केसेस में आपको सिर्फ उसके एनवायरनमेंट पर जाना है, मतलब उनसे पता करना है कि अच्छा ये तो बता सकते हो कि आप जब ये इचिंग शुरू हुई तो आप कहीं जॉब में थे, आप कौन सी कंट्री में थे, आप कौन सी लोकेशन पे थे, वहां पे तो कोई केमिकल इंजीनियरिंग, ये जनरली सभी को याद होता है। तो अगर आपको एग्जैक्ट सिम्टम नहीं मिल रहा है तो आप उस एग्जैक्ट सिम्टम के आसपास के जो तरीके हैं वहां से केस टेकिंग करो, आपको जरूर क्लू मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग हमें बता देते हैं कि हाँ सर हम राजस्थान गए थे, राजस्थान में वहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ, मैं वहाँ पे ये चीज खा रहा था, तब से शायद हो गया। तो पेशेंट को ऐसे याद दिलाओ ताकि वो सब कुछ अपने आप रिकॉल कर ले। जनरली कर लेते हैं। अगर नहीं भी कर पाते तो उसके आसपास का जो भी इन्वायरमेंट था वो आप पता करने की कोशिश करो, ताकि हम वहां तक पहुंच पाए। अभी तक किसी को कोई सवाल जो भी हो बीच बीच में पूछते रहिएगा। ना, एक्जिमा के टाइप पे चलते हैं। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस सबसे कॉमनेस्ट डर्माटाइटिस है जो किसी के कॉन्टैक्ट से आती है। अभी मैंने कहा आप लोगों को कि ये कॉन्टेजियस नहीं है, तो आप ये पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे फिर कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस का क्या मतलब है? शान, डज स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन कॉज एटोपिक डर्माटाइटिस? हाँ, अगर कोई केमिकल इंजरी है तो बिल्कुल कर सकती है। कोई भी इंजरी, किसी भी टाइप की इंजरी बिल्कुल कर सकती है। शान, अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू। ना, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का मतलब ये नहीं होता कि मैंने हाथ लगाया मेरे को एक्जिमा है तो आपको एक्जिमा हो जाएगा। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का मतलब होता है कि यहाँ पे मान लो जैसे ये पेन है, और ये पेन अगर मेरे को एलर्जी कर रहा है, या जो पेन है ये मेरे को हर्ट कर रहा है, इसके कॉन्टेक्ट से जो डर्मेटाइटिस हुई है वो एक्चुअली कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होती है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कॉन्टेजियस डर्मेटाइटिस में नहीं आती। तो यहाँ बहुत सारे लोग हमसे, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हमें डायग्नोस करा है, तो ये बताइए सर मेरे कॉन्टैक्ट से दूसरे को तो नहीं चली जाएगी? तो ऐसा कभी नहीं होता कि एक दूसरे का हाथ लग गया तो आप
को dermatitis हो जाए, यहाँ पे कॉन्टेक्ट मतलब उस एनवायरमेंट ट्रिगर से है जो हुआ। मतलब चाहे मेरे पेन ने किया, चाहे मेरे कोई केमिकल गिर गया, चाहे मेरे को एनवायरमेंट में कुछ मिल गया, चाहे मेरा कोई मच्छर खा गया, हो सकता है उससे एलर्जी हो जाए, कोई मुझे कोई इंसेक्ट बाइट हो गया है उससे एक्जिमा डेवलप हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज जो आपको फिजिकली कांटेक्ट करके कोई इंफेक्शन छोड़ गई हो, दैट इज द मेन रीजन। बहुत सारे लोग केसेस में जनरली होता क्या है कि अगर हमारे पे कोई छोटी सी इंसेक्ट बाइट भी हो गई, मतलब सिंपली एक मच्छर ने खा दिया, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको एक बहुत अच्छे से इच करते हैं, लगती भी कॉमन सिम्टम है। और हम लोग इच करते करते कभी कभी वहीं पे ही अपने आप डर्मेटाइटिस पैदा कर लेते हैं या एक्जिमा पैदा कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, तो हमें ये पता करना पड़ेगा। पेशेंट बताते हैं, आप बस उनसे पूछो। अगर आपको पेशेंट एक विजिट में नहीं बता रहा है तो सीधे सीधे एसएल दो। आप उसको दूसरी विजिट में बुलाओ। उसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको सिर्फ 2 या 3 दिन का एसएल दो। ऐसी मेडिसिन दो जो इफेक्टिव ना हो, या ऐसे जो मैंने वर्ड बोला है, आप उसको यूज करो। फिर 2 3 दिन बाद बुलाओ, फिर उससे पूछो कि आपको कुछ याद आया कि कैसे हुआ था। जनरली पेशेंट हमेशा 2 या 3 विजिट के अंदर आपको जरूर बता देंगे कि ऐसा हुआ था। अगर ऐसा पेशेंट नहीं बता पाता है तो उसका अटेंडेंट तो जरूर बता देगा, हाँ डॉक्टर साहब ये वहां गए थे, वहां पे ऐसा ऐसा हुआ, तब से इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे खुजली हुई है। हमें प्राइमरी कॉज जरूर पकड़ना है। जब तक वो नहीं पकड़ोगे, आप कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या एक्जिमा को, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या किसी भी टाइप की डर्मेटाइटिस को आप ठीक नहीं कर पाओगे। वो रिवर्स होती रहेगी। तो हमें रूट कॉज पकड़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है न्यूरोडर्मेटाइटिस। इसका दूसरा नाम डिस्कॉइड एक्जिमा है। ये ऐसे स्मॉल पैचेस हैं और ये सबसे कॉमन है। आपने जब भी देखा होगा कि हमारे बड़े बूढ़ों को भी आपने कभी देखा होगा कि एंकल के फोल्ड पे ये एक्जिमा आ जाता है, और ये ठीक नहीं होता। मतलब किसी भी साइंस में अभी तक सब सब लोग इससे बहुत परेशान है कि ये ठीक नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने इतना ज्यादा इच करके जो हमारी पूरी एपिडर्मिस है उसको इतना डैमेज किया होता है कि वो कभी रिवाइव के लायक ही नहीं है। तो कहोगे सर क्योर क्यों, क्योर कहाँ है पे? तो मैंने आपको जब क्योर पढ़ाया था तब भी मैंने आपको ये बताया था कि वहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है कि ऐसी चीजें, मतलब अगर आप कहोगे कि भैया मैंने होम्योपैथिक दवाई एक मुर्दे के जीप पे डाली और वो जिंदा हो जाए, ये कभी भी नहीं हुआ। ये लिमिटेशंस हैं, इसके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। तो हमें ये देखना होता है कि वो जो डेड जो लेयर है वो परमानेंट डेड हो गई है, उसमें कुछ बचा है। तो ऐसे केसेस में आप सिर्फ ये कह सकते हो कि आप इस पे इचिंग मत करो। अगर इचिंग नहीं करोगे तो आप बहुत जल्दी से ठीक हो जाओगे। कम से कम आपकी ओजिंग नहीं होगी, आपको कोई ब्लड का लॉस नहीं होगा, आपको कोई वाइटल के लॉस नहीं होंगे। हो सकता है कि आपका कुछ ब्लैकिश स्पॉट बच जाए। हमेशा जब भी ऐसे केसेस आए तो हमेशा अपने आप को सिक्योर करने के लिए, ये प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, अपने आप को सिक्योर करने के लिए कभी ये मत कहो कि आपकी स्किन बिल्कुल प्लेन हो जाएगी। आप ये कह के चलो कि हो सकता है कि ब्लैक स्पॉट थोड़ा सा रह जाए, आपको ब्लीडिंग नहीं होगी, आपको स्क्रैचिंग नहीं होगी, आपको कोई डिस्चार्जेस नहीं होंगे, आप इससे परेशान नहीं होंगे, ये हम कह सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, इसके लिए जनरली एश्योर नहीं करना है। अगर हो गया तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। जनरली ऐसी लेयर्स जहाँ पे कई साल पुरानी स्किन आती हैं, जनरली अपने प्योर फॉर्म में स्किन नहीं आ पाती। ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं। हमने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जो ऑलरेडी 5 5 6 6 साल, 8 8 10 10 साल होम्योपैथी मेडिसिन लेकर के आते हैं और हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमने इतना सारा लंबा इलाज किया, उन्होंने इतना तो ठीक कर दिया लेकिन ये दाग नहीं गया। आप कोई ऐसी मेडिसिन दो कि ऐसे कोई दाग चला जाए। तो मैं उनको पूरी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि उस होम्योपैथ ने या हमारे उस साथी ने कम से कम इतना कर दिया कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। यही बहुत बड़ी बात है, आपका ये दाग नहीं जाएगा। तो हमें हमेशा ऐसे प्रैक्टिकल चीजों पर चलना चाहिए जो आगे चल करके हमारे प्रोफेशन को या हमें कोई तंग ना करे, या आपके नाम को ये ना कहे कि भाई डॉक्टर साहब ने तो ये कहा था कि एक्जिमा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और हमारा ये दाग रह गया, हाँ खुजली चली गई, ब्लीडिंग नहीं हो रही, डिस्चार्जेस नहीं हो रहे। तो न्यूरल डर्मेटाइटिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पे जनरली आप पूरी तरह से स्किन के कलर को वापस नहीं ला पाते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जनरली ऐसे स्टेज में आते हैं जहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने स्क्रैच कर करके अपनी पूरी स्किन की लेयर को पक्की तरह से डैमेज कर दिया होता है। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, और जनरली कभी भी ऐसे पेशेंट हैं जो आपको ये कहें कि हमें 5 साल से पुराना एक्जिमा है या हमें 5 साल से ज्यादा ही पैचेस हैं, तो वहां तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है कि हम स्किन की किसी भी लेयर को बहुत जल्दी से रिवाइव करें। तो हमें अपनी जनरल प्रैक्टिस में, क्योंकि आजकल लीगल पॉइंट्स भी बहुत हैं, तो हमें उन सब चीजों से भी बच के चलना है और अपने प्रोफेशन को भी सेव करके चलना है। किसी भी तरीके की कोई गारंटी नहीं लेनी कभी भी।
द नेक्स्ट वन, ये भी आपने बहुत कॉमन देखा होगा, डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा इसको बोलते हैं। ये ज्यादातर हैंड्स पे या सोल्स पर या फिंगर्स पे या ऐसी टिप से मिलता है जहाँ पे पेरिफेरल सर्कुलेशन जो है वो रिवर्स होता है। तो ऐसे सेंसेशन जब भी आती है तो इसमें बर्निंग सेंसेशन होती है, रैशेस होते हैं, ब्लिस्टर्स होते हैं, और पेशेंट हमेशा सबसे ज्यादा इसी बात से परेशान रहता है कि डॉक्टर साहब ये देखने में बहुत बुरा लग रहा है और मुझे खुद को देखने में ही घिन आती है। जब ऐसे एक्जिमा आए तो हमेशा जो मेडिसिन की अप्रोच है, क्योंकि मैं साथ में मेडिसिन की अप्रोच भी लेकर के चलता हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी ऐसे आए तो टेरेंटुला जैसी मेडिसिन को आप जरूर कंसिडर करना। टेरेंटुला ग्रुप की जो मेडिसिन हैं वो इसमें बहुत कारगर है। जनरली पेशेंट इसी के पर्सनालिटी पे, या फिर दूसरी मेडिसिन हैं जो लेकेसिस है, बोविस्टा है, ये मेडिसिन जनरली यहाँ पर काम करती हैं। ऐसी मेडिसिन जो ब्लड की डीजनरेशन को प्रोवीन में लेकर के आई थी, वो मेडिसिन सारी की सारी यहाँ पे काम करती हैं। स्पाइडर रेमेडीज में मैंने आपको बता दिया, टेरेंटुला क्यूपेंसिस से ही हमने बहुत सारे केसेस ठीक करे, सिम ऐसे ही केसेस। तो सेम ऐसे ही जब हम न्यूरोडर्मेटाइटिस पे बात कर रहे थे, तो न्यूरोडर्मेटाइटिस की जो सबसे बेस्ट मेडिसिन आती है वो हमारी जो सबसे फेवरेट रेमेडी है, ग्रेफाइट। ये इनिशियली आपको बहुत अच्छा कवर कर सकती है। गन पाउडर, जिसके बारे में अभी आपको जिक्र भी बताऊंगा, तो गन पाउडर भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। बिना ग्रेफाइटिस और गन पाउडर को आप यूज कर सकते हैं न्यूरोडर्मेटाइटिस के बाद। न्यूमरल एक्जिमा, ये भी अपने आप में एक बहुत कॉमन एक्जिमा है और बहुत कॉमनली मिल जाता है। जनरली ऐसे केसेस में जब भी मिलेगा तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट डर्मेटाइटिस का ये नेक्स्ट रूप है। और ये ज्यादातर जो आता है क्लॉथ की कॉन्ट्रैक्ट से आता है। मतलब ऐसे क्लॉथ जो जनरली ऑलरेडी इन्फेक्टेड थे, मीन्स ऐसे क्लॉथ जो, जैसे हम लोग बहुत सारे लोग होते हैं कि हम लोग गए किसी भी मॉल में और हमने ट्रायल रूम में जाकर के एक नया कपड़ा लिया और वो हमने पहन लिया। तो जब भी कभी आप ट्रायल रूम में जाएंगे उस नए कपड़े को लेकर के, तो कोशिश करिए कि जो आपने कपड़े पहने हुए हैं आप उन्हीं कपड़ों के ऊपर एक मेजरमेंट ले लें। कभी भी ऐसा ना हो कि आपकी स्किन उसके टच में है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन एक्जिमा है जो हमें बहुत कॉमनली मिलता है। और इसका सबसे ज्यादा रीजन जो है वो क्लॉथ ही है। कभी भी जब भी कभी आपको केमिकल इंड्यूस्ड, क्योंकि जो भी हमारे पास कपड़े आते हैं वो आपको सबको पता है कि वो केमिकल से वॉश होकर के आते हैं, या जब भी कभी आते हैं तो वो कपड़ा जो नया कपड़ा होता है, पहले के जमाने में लेकर जाए तो हमारे जितने भी पूर्वज थे वो हमेशा यही कहते थे कि बेटा नया कपड़ा एकदम से मत पहनो, पहले उसको वॉश कर लो फिर उसके बाद पहनो। इसीलिए कहते थे क्योंकि ये इन्फेक्शन होती हैं। और हमें जिन भी शॉपिंग मॉल्स में जहाँ पे बहुत हाइजीन मेंटेन है, वहां पे हमें एक्चुअली ये भी नहीं पता होता कि वो वहां पे वो मेंटेनेंस हुआ भी है या नहीं। वो हमें सिर्फ देखने में हाइजीनिक लग रहे हैं या एक्चुअल में है भी या नहीं, या कोई उसको कहाँ पे यूज करके गया है। तो जब भी कभी ऐसे एक्जिमा आएंगे आपके पास तो हमेशा उसको ये पूछना है कि आपने किसी और का कपड़ा तो यूज नहीं किया था, किसी और का कोई टॉवल तो यूज नहीं कर लिया, कोई हैंकी यूज नहीं करा, या आपने किसी ट्रायल रूम में जाकर के नए कपड़ों को ट्रायल किया होगा। मैक्सिमम जितने भी ऐसे लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपको ऐसी हिस्ट्री जरूर देंगे। और अगर आप इसमें अगर मेडिसिन की बात करेंगे तो इसके अंदर जो मेडिसिन है वो डल का हमारा सबसे बेस्ट मेडिसिन आती है जो इस चीज के लिए काम करती है। दूसरी एक मेडिसिन है रस्टॉक्स, जो इसके अलावा रस्ट वेनेटा, ये एक ऐसी प्राइम रेमेडी है जो जनरली ऐसे एक्जिमास में काम करती है। आपको बस डिफ्रेंशिएट करना है, आपको ये पता लगाना है। दूसरी बात कि जब भी कभी मैनेजमेंट पार्ट करेंगे तो इस एक्जिमा के लिए खासकर आप ये बोलेंगे कि जब भी आप कभी कपड़ों को वॉश करेंगे तो उसको हमेशा ऐसे तरह अच्छे से धूप लगा के सुखाएंगे। और दूसरी बात कि डिटॉल या कोई ऐसे केमिकल से वॉश करेंगे ताकि वो डिसइंफेक्ट हो जाए, क्योंकि ये डर्मेटाइटिस जब तक कपड़ों में रहेगी या ऐसी इन्फेक्शन जब तक कपड़ों में रहेगी वो मरीज ठीक नहीं हो पाता है। तो ये मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट है। और जनरली ऐसे पेशेंट इसलिए भी ठीक नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो ज्यादातर ह्यूमिडिटी में रहते हैं। तो उनको बोलूँ कि अपनी बॉडी पे कोई ऑयल वगैरह ना लगाएं, सन एक्सपोजर में रहें थोड़ा सा, अपने आप को हाइजीन मेंटेन करें, और जो कपड़े हैं वो रेगुलर वॉश करते रहें और धूप में सुखाएं, और नए कपड़ों को एकदम ड्राई ना करें। तो ये बहुत कॉमन सी डर्मेटाइटिस है, एक्जिमा है जो हमें कॉमनली मिलता है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस, ये भी एक टाइप की बहुत मोस्ट कॉमन डर्मेटाइटिस है। चाहे वो स्कैल्प सोरियासिस के रूप में मिले, चाहे वो बियर्ड में मिले, चाहे ऐसी जगह पे ज्यादातर मिलती है जहाँ पे बाल है, क्योंकि सेबोरिक के नाम से ही ऐसा पता लगता है कि इन्फ्लेम फ्रॉम द एक्जिमा विच अफेक्ट्स योर स्कैल्प। स्कैल्प की जगह यहाँ पे टर्म यूज कर सकते हैं जहाँ पे हेयरी पैचेस ज्यादा है। तो सेबोरिक डर्मेटाइटिस ये भी सबसे मोस्ट कॉमन डर्मेटाइटिस में है। इसकी सबसे मेन वजह
अ, जब हम आते हैं इन्वेस्टिगेशन पे, तो थायराइड हमेशा इसमें चेक करा लेना, क्योंकि सेबोरिक डर्मेटाइटिस का जो सबसे मेन कॉज है वो कहीं ना कहीं थायराइड का डिरेंज होना या थायराइड की रीडिंग्स का एबनॉर्मल होना, ये बहुत ही कॉमन माना जाता है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं। ऐसे केसेस भी आते हैं जो बहुत सारी जगह से ठीक भी नहीं हुए, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो। मतलब बहुत सारे लोग आते हैं जो इन चीजों से लेकर के आते हैं। तो कभी कभी हमें ऐसे केसेस को लगता है कि वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, ऑलरेडी किसी भी होम्योपैथ ने, दो तीन होम्योपैथ ने भी देख लिया है। तो हम भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हो पेशेंट को बोलते हैं कि हो सकता है कि हम थोड़े छोटे डॉक्टर हैं, तो हम इसके लिए डिस्कशन करेंगे। अगर हमें लगता है तभी हम केस पे आगे चलते हैं। अगर आपको वो फेथ लेकर के आया है, तो आप हमेशा ये श्योर करके चलो कि मैं शायद आपको पूरी तरह से ना ठीक कर पाऊँ, लेकिन इतना जरूर कर दूंगा कि आपकी ब्लीडिंग नहीं होगी, आपको कोई इचिंग नहीं होगी, आप इससे परेशान नहीं होंगे। क्योंकि सेबोरिक डर्मेटाइटिस एक ऐसा सोशल इशू है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बहुत परेशान रहते हैं, वो कहीं बाहर नहीं जाते, वो कहीं बाहर निकलते नहीं है। इसके लिए जब हमने इस ग्रुप की जब मेडिसिन को सर्च करा, तो हमें सबसे ज्यादा जो मेडिसिन आई वो आई कैलकेरिया ग्रुप की, उसके बाद नेट्रम ग्रुप की, और उसके बाद मैग्नीशियम ग्रुप की। ये तीन ग्रुप जो है वो सेबोरिक डर्मेटाइटिस में सबसे ज्यादा काम करते हैं। एक जो सबसे और अच्छी रेमेडी है वो है फास्फोरस। लेकिन मैं फास्फोरस के लिए रिपीट करूंगा कि कभी भी एकदम से मत देना। उसके लिए बहुत अच्छे से श्योर हो रहा, क्योंकि अगर फास्फोरस जरा सी भी गलत पोटेंसी में गई तो आपके केस को बहुत गंदे हालत तक पहुंचा सकती है। इसके एंटीडोट भी नहीं होते हैं। मेरे ऐसे दो केस बिगड़े हुए हैं जिसको मैंने फास्फोरस को बहुत जल्दी मचा करके या सिर्फ अपने छोटे से एक्सपीरियंस पर दे करके देखा, और वो केसेस बिगड़ गए। हो सकता है उनकी, मैंने उसकी पोटेंसी जनरली मैं 30 से 200 ही यूज करता हूँ, लेकिन हो सकता है कि वो उनके लिए 30 या 200 भी ज्यादा हैवी पड़ गई हो। तो वो मेरे से गलतियां हुई थी। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी कभी ऐसे केसेस में आप फॉस्फोरस, और दूसरा जहां मैंने अभी एक लेकेसिस का जिक्र किया था, ये दो ऐसी रेमेडी हैं जिनको बहुत सोच समझ के यूज करना है। थोड़े से लोअर पोटेंसी से स्टार्ट करना है, एकदम से हाई पोटेंसी पे नहीं जाना है। स्टेटिस डर्मेटाइटिस, ये डर्मेटाइटिस ज्यादातर हमेशा वहां होती है जहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन स्टैटिक हो जाता है, एक जगह रुक जाता है। आपने पोर्ट वाइन स्टेन का नाम सुना होगा। पोर्ट वाइन स्टेन ज्यादातर हमारे काफ मसल्स में होती हैं, हमारे लेग्स में होती हैं, जहाँ पे ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो रुक जाता है। ऐसे लोगों में खासकर जो ओबीज होते हैं, या खासकर फीमेल्स में एक एज में आकर के, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है, मतलब अगर कोई ब्लड का सर्कुलेशन है अब वो एक जगह स्टॉप हो गया है, तो जो दूसरी तरफ प्रेशर बढ़ेगा, उसकी वजह से सबसे पहला सिम्टम आएगा इचिंग, जो मैं हर बार बता रहा हूँ। जैसे ही वो इच करेगा तो वहां पे जो वेन्स होंगी वो रप्चर होंगी, और रप्चर होने के बाद उसमें इन्फेक्शन होगी। तो प्राइमरी कॉज हमेशा एक्जिमा का वो सिर्फ और सिर्फ इचिंग है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। अभी तक कोई क्वेश्चन किसी का भी, कोई भी किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो? व्हाट इज क्राइटेरिया फॉर स्टेटिस डर्मेटाइटिस? देखो डॉक्टर अभिषेक, सबसे मेन एरिया है, मैंने आपको बताया कि ऐसे पार्ट पे होगा जहाँ पे ब्लड स्टेगनेंट हो जाता है, और ये सबसे पहले आता है काफ मसल्स के अंदर। जब भी कभी हमारे फुट में होगी, या कहीं भी ऐसे पार्ट में जहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन रुक गया है, मतलब कोई ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जीन्स को बहुत ज्यादा टाइट बांधे रखते हैं, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं, जिसकी वजह से या फिर कोई इंटरनल ब्लॉकेज की वजह से, पैथोलॉजी की वजह से जहाँ पे ब्लड रुक जाएगा वहां पे हमेशा डर्मेटाइटिस डेवलप होती है, इचिंग डेवलप होती है। ऐसे एडिमा के केसेस में होता है। अगर आपकी बॉडी में एडिमा है किसी भी वजह से, वो पैथोलॉजीज अलग है, लेकिन कहीं भी एडिमा है तो क्या होगा, स्टेगनेंट हो जाएगा, ब्लड रेड होगा। जैसे ही रेड होगा तो हम इचिंग करेंगे, और इचिंग करने के बाद सीधे सीधे वो इन्फेक्शन होकर के डर्मेटाइटिस में डेवलप हो जाता है। पेशेंट कम विद हाइपर पिगमेंट ऑन लेग, हाँ कैन इट इज सर। स्टैटिक डर्मेटाइटिस? नहीं, इसका हाँ फेट है। कुछ हाँ कुछ पेशेंट्स होते हैं सर, 30 या 40 इयर्स के, हमने देखे हम्म, होते हैं कि वो ना हम्म, ऐसे पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेड स्पॉट्स होते हैं, और कहते हैं हम्म, सम टाइम इचिंग होती है, हर रोज नहीं होती इचिंग। हम्म, कहते हैं कभी हो गई नहीं हो गई। तो वो चीज क्योंकि इसकी पोजीशन वही होती है, नीज जी, के नीचे, और जो शिन बोन ये जो होती है इसके आसपास होता है, और एंकल जी, से ऊपर, यही इसकी ठीक है। लोकेशन होती है। तो उसको हम क्या कह सकते हैं
या नहीं, ये थोड़ा सा ना नहीं, क्वेरी आती देखो देखो, ऐसा है कि जब भी कभी हाइपर पिगमेंटेशन होगी वो जब भी होगी जब वो किसी एक्टिव स्किन लीजन का पार्ट रहा होगा। मतलब आज अगर कोई भी ब्लैक पैच आ रहा है तो वो ब्लैक पैच एकदम कभी नहीं आता। हाइपर पिगमेंटेशन डिजीज जब हम पढ़ रहे थे, तो जब भी कभी एक्जिमा या डर्मेटाइटिस से कॉज होगी या वो हील होगा तब वो जाकर के हाइपर पिगमेंटेशन होगा। जनरली इसके अलावा, जेनेटिक्स के अलावा नहीं आता। तो हमेशा सबसे पहले जब भी कभी आपके पास हाइपर पिगमेंटेशन का केस आ जाए लेग्स पे, तो उससे हमेशा ये पूछना है कि कभी इसमें इचिंग रहती थी कि या नहीं, या इचिंग कोई ऐसा इरप्शन था जिसके बाद ये हील होकर के ब्लैक हुआ है। ये जरूर पूछना है। और ये स्टेटिक डर्मेटाइटिस में जब तक नहीं आती जब तक इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है। है। डर्मेटाइटिस मतलब इन्फेक्शन, मतलब रेडनेस, मतलब इचिंग, मतलब कोई सिम्टम। अगर वहाँ पे कोई भी सिम्टम नहीं है तो इसका मतलब वो डर्मेटाइटिस नहीं कहलाई जाएगी। ओके सर, थैंक यू। और थैंक यू। इसमें जी। हाँ हाँ, बोलो डॉक्टर अभिषेक। लिवर, जैसे हम पेशेंट्स को देखते हैं, तो हम्म, एक्जिमा जहाँ पे भी आता है, चाहे जैसे आपने न्यूमुलर डर्मेटाइटिस बताया या हम्म। स्टैटिस डर्मेटाइटिस, इसमें कुछ लिवर इन्वॉल्वमेंट भी होती है? आराम बता रही, जब आराम। अच्छा। हाँ जी, हाँ। आराम जी वाला। ओके। अब बात आई, हमने टाइप से पढ़ ली, एक्जिमा भी पढ़ लिए, बाकी सारी चीजें भी हो गई। अब शुरुआत क्या कैसे करोगे? तो जनरली अभी कॉजेज पे चलते हैं। ये कॉज बाय एन इंटरेक्शन बिटवीन ए पर्सन, एनवायरनमेंट एंड देयर जीन। इस बात को मैं बहुत शुरू से ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई तो इंटरेक्शन हुआ है उस पर्सन की स्किन पर, चाहे वो इन्वायरमेंट से हुआ, चाहे किसी पर्सन की किसी बात से हुआ, या किसी जीन से हुआ। ये इंटरेक्शन जब तक हमें पता नहीं लगेगा, जब तक इस कॉज का पता नहीं लगेगा, तब तक होम्योपैथिकली हम इसको ठीक नहीं कर पाएंगे। हम सिम्टम, बाकी सारे सिस्टम में सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ है। कोई सा भी सिस्टम उठा के देखो, सब जगह सिम्टोमेटिक रिलीफ है। अगर क्योर की कोई बात करता है या परमानेंट ट्रीटमेंट की बात करता है तो सिर्फ होम्योपैथी एक ऐसा सिम्टम है, क्योंकि वो एक साथ इंटरेक्शन बना रही है। वो जानना चाह रही है कि जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। अच्छा, आपके किसी यार दोस्तों को लड़ाई तो नहीं हो गई। अच्छा, आपको घर में तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आपकी वाइफ ने आपको कुछ कह दिया हो। अच्छा, ऐसा तो नहीं है आपके हस्बैंड ने आपको कुछ कह दिया हो। इन सब का जो कनेक्शन करने वाली पैथी है वो सिर्फ एक होम्योपैथी है। इसीलिए यहाँ पे ठीक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और कॉज बाय इंटरेक्शन बिटवीन ए पर्सन, एनवायरनमेंट एंड देयर जीन। तो इस लाइन को बहुत अच्छे से समझना है कि वो कहाँ से कॉन्टेक्ट हुआ है, कौन सा इंटरेक्शन हुआ है। ये आपको जरूर फाइंड आउट करना है, इसके बिना आप मेडिसिन तक नहीं पहुंच पाएंगे। वॉइस नहीं आ रही? सभी लोगों को आ रही है वॉइस, या डॉक्टर अभिषेक कोई नहीं आ रही? यस सर, आ Voice रही is है। clear. Voice is ठीक। clear. ओके। थैंक यू। डॉक्टर अभिषेक, रीस्टार्ट कर लो आप, हो जाएगा ठीक। हाँ, सॉरी। हम चल रहे थे कॉजेज पे। तो मैंने आपको जो कॉजेज बताया, ये एक बहुत प्यारी सी लाइन लिखी हुई है हमारी बुक्स में, जितनी भी मेडिकल बुक्स है। लेकिन इस लाइन का हमें मतलब समझना है और हमें ये पता लगाना है कि आखिर कहाँ पे इंफेक्शन हुआ था, कहाँ पे दिक्कत आई थी जिसकी वजह से वो ड्राइनेस या ईचिंग आ गई। स्पेसिफिक मटेरियल प्रोडक्ट्स इन योर सराउंडिंग्स कैन ट्रिगर एक्जिमा। स्पेसिफिक सी बात हो गई कि कोई भी चीज, मतलब कोई भी चीज आपको कहीं भी ट्रिगर कर सकती है एक्जिमा के लिए। कोई ऐसा कॉज नहीं है कि सिर्फ एक ही करेगा। हो सकता है कि आज मैं जिस पेन को यूज कर रहा हूँ मेरे को कल कोई ट्रिगर कर जाए। While eczema and allergies are two different conditions, they are often related. That's because certain contact allergens can cause allergic contact dermatitis. एलर्जीज एक अलग टर्म है, लेमन की टर्म है। जब हम डर्मेटाइटिस की बात करते हैं तो एक अलग चीज आ जाती है, मेडिकल टर्म हो जाती है। लेकिन रिलेशन कहीं ना कहीं एक ही है। वाइल एक्जिमा इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज, ये भी बिल्कुल क्लियर है कि ऑटो इम्यून डिजीज नहीं होती। जनरली जो सिम्टम होते हैं, सबसे पहला मैंने सिम्टम लिखा है उसमें, वो है ड्राई स्किन। ये मैं आपको अभी बता भी रहा था कि सबसे पहला जो सिम्टम आएगा वो ड्राई स्किन का ही आएगा। ड्राई स्किन के बाद इचिंग आएगी, फिर इरिटेंस। एवरी जो ये ट्रिगर्स हैं ये कर सकते हैं। जो ड्राइनेस है स्किन की, यही हमेशा पॉजिटिव फैक्टर होती है किसी भी टाइप के एक्जिमा के लिए। स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस कैन बी एन एक्जिमा ट्रिगर। हो तो सकती है, लेकिन होम्योपैथी ये बता सकती है कौन सी इमोशनल स्ट्रेस ऐसा कर सकती है, ये कौन सी मियाजमेटिक बैकग्राउंड में ऐसा हो सकता है। सर्टेन क्लींजर, कोई भी ड्राई एयर, सर्टेन ऑइंटमेंट, बहुत सारी ऐसी एलर्जी है, कोई भी चीज आपको कभी भी एलर्जी कर सकती है। हमारे लिए होम्योपैथी का जो सबसे मेन पार्ट है वो यही है कि ऐसी क्या स्ट्रेस हो गई कि तुम्हें एक चीज एलर्जी कर गई।
मान लो जैसे अभी डॉक्टर अभिषेक हमसे बात कर रहे हैं और डॉक्टर अभिषेक को अभी फैमिली कह दे कि तुम क्या हमेशा क्लास अटेंड करते रहते हो, समझ में तुम कुछ आता नहीं, तुम कुछ करते तो हो नहीं क्लास का, तुम किताब उठा के पढ़ते नहीं, मतलब ऐसे बला 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 उसको बहुत सारी बातें करके, और डॉक्टर अभिषेक फिर उदास हो गए और अपने कहीं भी ऐसे बॉडी पे कहीं भी कोई इचिंग करने लगे गुस्से के अंदर आकर के। तो ये भी एक्जिमा का ये अपने आप ट्रिगर कर गया। लेकिन होम्योपैथी ये बता सकती है कि जब कौन स्ट्रेस होगी तो उसके हिसाब से कौन सी बीमारी डेवलप होगी। ये हमें कहाँ से पता लगता है? वो हमें पता लगता है मियाज से। जो भी डोमिनेंट मियाज में है उसी के अकॉर्डिंग ही उसको बीमारी होगी। वरना टेंशन तो सबको है, डॉक्टर अभिषेक जैसी डांट तो सबको पड़ती होगी, मुझे खुद को पड़ती है, लेकिन मुझे क्या बीमारी उस डांट से डेवलप होगी ये हमारा मियाज तय करेगा, ये कोई और तय नहीं करेगा। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं ना हमारे पास जो कहते हैं कि हम एक पेंट की फैक्ट्री में काम करते हैं और मुझे साइनस की प्रॉब्लम है या मुझे स्किन की एलर्जी हो गई, लेकिन उसी फैक्ट्री में और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जिनको ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो हमें उसी का वो म्याज सर्च करना है कि आखिर ऐसा उसके साथ क्या हुआ या ऐसे कौन से म्याज में आया है जिसकी वजह से उसको ये दिक्कतें हो गई ना। होम्योपैथिक रेमेडी में जब भी आते हैं तो मेरी सबसे जो फेवरेट रेमेडी है एक्जिमा या किसी भी स्किन के ऐसे इरप्शन के लिए जो बहुत ही एक्यूट हैं, पिछले 1 साल के अंदर डेवलप हुए हैं, तो वो है ड्रग्स वेनेटा। ये मुझे सबसे प्यारी मेडिसिन लगती है। इसमें आप में से जितने भी लोग जो भी मौजूद हैं उसमें से ड्रग्स वेनेटा किस किस ने यूज करी है? सर नॉट यूज सर। बस जिसने यूज करी है वो बताएं। सर इस मैंने बार करी। जब, अरे वाह बहुत बढ़िया डॉक्टर भारत। तो लक्ष्य मैनेटर सबसे बेस्ट रेमेडी है, सबसे प्राइम रेमेडी है। अगर आप डॉक्टर क्लार्क को पढ़ते हैं तो डॉक्टर क्लार्क सर जो है उनके सबसे फेवरेट रेमेडीज में से लक्ष्य मैनेटर आती है। ऐसे जितने भी केसेस जो एक्यूट कैटेगरी में आते हैं वो हमेशा लक्ष्य मैनेटर को ही लेने के लिए प्रेफर करते थे। इसकी जो सबसे प्राइमरी जो चीजें हैं वो है जो सबसे रेडनेस, स्वेलिंग एंड वेसिकुलर रैशेज ऑन स्किन ऑन आईज, नोज, चीक्स, लिप्स, ईयर, बिहाइंड ईयर एंड फ्रंट ऑफ नेक, बॉयल ऑन फोरहेड, नेक एंड आर्म्स, मतलब पूरी बॉडी पे कहीं पे भी। एट नाइट मच इचिंग ऑन ऑफ फेस एंड सेक्सुअल ऑर्गन, क्लस्टर ऑफ वेसिकल्स, बॉयल्स ऑन राइट थाई, discrimination, itching and complete discrimination of the skin of the hand, deep corroding Tectonic ulcers and cadaverous swelling, pus, itching and creeping sensation, मतलब पूरी स्किन में जितनी भी आपने डिजीज पढ़ी होंगी, जो भी ऐसी डिजीज है जो बहुत ही हर्टिंग है, एक्जिमा की कैटेगरी में आते हैं, मतलब पूरे एक्जिमा के सारे सिम्टम आपको सिर्फ ड्रग्स वेनेटा एक ऐसी मेडिसिन है जहाँ प्राइमरी लेवल पर सब चीजें बन जाएंगी। तो ये सबसे प्राइमरी रेमेडी है, इसलिए मैं हमेशा अपने हर एक स्किन के लेक्चर में ड्रग्स वेनेटा को सबसे पहले प्रायोरिटी देता हूँ। अब जो सबसे मेन बात आई कि आपको मैंने बता दिया कि रस वनेटा आपको यूज करनी है, प्राइमरी मेडिसिन है, आपको ने आंख मीच करके मेरे कहने से रस वनेटा दे भी दी, लेकिन दोगे कैसे? तो इसका मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ जो मेरा अपना है। और मेरा अपना नहीं, मतलब मैंने पढ़ा है, ऐसे केसेस देखे हैं। तो जनरली रस वनेटा की जो 6C पोटेंसी है वो सबसे बेस्ट पोटेंसी मानी जाती है। इवन अगर आपको 6C पे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और आपको लगता है कि केस कहीं स्टेगनेंट हो गया है, तब भी आपको 6C से कभी भी 30C पे एकदम से नहीं जाना है। आप क्या करोगे? 6C से 7C पे जाओगे, आप 8C पे जाओगे, आप 10C तक जाओगे, आप 12C तक जाओगे। और आप देखोगे मैंने आज तक कभी भी मेरे किसी भी केस में जहां रस वेनेटा एक बार शूट कर गई वहां पे मुझे 12C से जाकर जाते अभी तक भी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आप 6C से शुरू करो। मैक्सिमम केसेस में 6C बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड कर जाती है। आपको लगता है कि केस कहीं स्टक हो गया है तो आप 7C पे जाओ, एक पोटेंसी बढ़ा करके दो, दो पोटेंसी बढ़ा करके दो। और मैक्सिमम मैक्सिमम मुझे अभी तक 12C से ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर रिपीट करता हूँ कि मैक्सिमम केसेस में तो यही सॉल्व कर देती है सारे केसेस को। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन, तो ये मत सोचना कि सिर्फ रस वेनेटा ही देते रहोगे। मैं हर एक पोटेंसी जो मेडिसिन बताता जाऊंगा उसकी आपको पोटेंसीज के बारे में जो मेरे अपने एक्सपीरियंस है वो भी बताता जाऊंगा। सेम मिजेरियम बहुत लोग इसकी ओजिंग के बारे में जानते हैं, सब लोग इफेक्ट को जानते हैं, लेकिन जो मिजेरियम है वो मेरे लिए 200 में बहुत अच्छा वर्क करती है। हो सकता है बहुत सारे लोग 30 लेकर के आते हैं। 200 को जनरली मैं मॉर्निंग में देता हूँ, कभी भी मिजेरियम को नाइट में मत दीजिएगा। मिजेरियम नाइट में एक्टिवेट कर जाती है, खासकर स्किन के केसेस में तो बहुत ज्यादा।
तो इसीलिए जब भी कभी आप दो तो 200 पोटेंसीज एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में दो। ये सबसे अच्छी मेडिसिन है। नेट्राम्यूल अपने आप में एक जैसे मैंने आपको बता रहा था, कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो बड़े साइलेंट होते हैं लेकिन बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, अपने आप को ज्यादातर शो नहीं करते। इसकी सबसे एक खास बात है नेट्राम्यूल के लिए, आपको सिर्फ एक ही बात देखनी है। जब भी कभी आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आता है आ जाए जो बैंड ऑफ जॉइंट्स पे एक्जिमा लेकर के आए, बस आप इस लाइन को पकड़ लो। जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि कोई बैंड पे लेकर के आ रहा है, जैसे मैं भी आपको न्यूरो डर्मेटाइटिस वाले पर पढ़ा रहा था, या मैं आपको बता रहा था कि एंकल पे हो जाता है या किसी के एल्बो के फोल्ड पर हो जाता है, तो जब भी कभी ऐसा है तो आप हमेशा सिर्फ नेट्रम न्यूरो का नहीं सोचना है, वहां पे हमेशा आपको सोचना है नेट्रम ग्रुप के बारे में। यहीं पे आप पकड़ लोगे तो आपको हमेशा एनाटॉमिकल साइड से भी आप मेडिसिन के एक पर्टिकुलर ग्रुप पे भी पहुंच सकते हो। अगर आपके पास लगता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप सीधे सीधे बस नेट्रम ग्रुप को सर्च करना शुरू करो, आपको हो सकता है नेट्रम सर्च मिल जाए, नेट्रम न्यूर मिल जाए, आपको हो सकता है कि और कोई नेट्रम का ग्रुप मिल जाए। लेकिन आपको जनरली बैंड ऑफ जॉइंट के लिए हमेशा सबसे फेवरेट जो ग्रुप है वो नेट्रम ही है। ग्रिफाइटिस अगेन मैंने बताया था कि सबसे फेवरेट रेमेडी है, और ओजिंग के लिए तो बड़ा फेमस है। और ऐसा ना, एक ही लाइन मतलब मैं आपको मेडिसिन के जो एसेंस है बस वो बताता जा रहा हूँ, क्योंकि ये सब कुछ पढ़ा तो आपने भी है, सारे सिम्टम्स आपको मालूम है। तो ओजिंग ऑफ हनी लाइक लिक्विड, ये ग्रेफाइटिस का सबसे बेस्ट फीचर है। मैंने इनिशियल डेज में ग्रेफाइटिस से बड़े धोखे खाए हैं, पता नहीं मेरी मेडिसिन क्यों एग्रेवेट कर रही थी, लेकिन जब भी मैं कभी ग्रेफाइटिस को दे रहा था तो मैं खुद ही ये सोच के चल रहा था कि मैं 30 पोटेंसी में दूं, जल्दी काम करेगी, 200 में दूं, काम करेगी। लेकिन आज जब मैं ग्रेफाइटिस की बात करता हूँ तो ग्रेफाइटिस मेरे लिए आज वैसी 6C में काम करती है, 12C में काम करती है। कभी कभी जब मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं 200X पे भी जाता हूँ, जो अगर पैथोलॉजी बहुत ज्यादा है। ऐसे केसेस जहाँ पे ग्रेफाइटिस को आपको लग जाए कि कंपैरिजन है और आपको मेंटल सिम्टम्स मिल जाए, तो वहाँ पे हमेशा ग्रेफाइटिस 10M भी अपने आप में बहुत अच्छा काम करती है, जैसे उस दिन डॉक्टर हीरा अग्रवाल सर ने भी बताया। लेकिन 10M में मैंने हमेशा ये देखा है कि आपकी केस के रिवर्स, या आपको री केस टेकिंग की, या आपको कहीं ना कहीं और चीजों की जरूरत पड़ जाएगी। हो सकता है कि ओजिंग थोड़े टाइम के लिए तो बंद हो जाए लेकिन फिर वापस आ जाए। तो स्किन के केसेस में हमेशा जब भी मैं कोई पोटेंसीज की बात करता हूँ तो जनरली 6C से शुरू करते हैं, और उसके बाद उसको लगातार पोटेंसीज को जंप करते हैं। और ये आप अपने आप करना सीखो। ऐसा नहीं है कि आपको 6C खरीदनी है, आपको 7C खरीदनी है। आप कोशिश करो ना, आप सिर्फ 6C लेकर के आओ, उसके बाद 7C अपने आप बनाओ, 8C अपने आप बनाओ, 9C अपने आप बनाओ, एक एक पोटेंसीज को बढ़ाते चले जाओ और पेशेंट को देते चले जाओ, अपने आप ही पेशेंट ठीक होता चला जाएगा। तो ग्रेफाइटिस की थीम ओजिंग ऑफ हनी लाइक लिक्विड है। अब हनी लाइक जरूरी नहीं है स्मेल आएगी, लेकिन दिखेगा बिल्कुल वैसा ही। अगर कहीं दिखता है तो ग्रेफाइटिस से बढ़िया कोई मेडिसिन काम नहीं करती। आर्सेनिक एल्बम इंटेंस इचिंग, टन टू बर्निंग व्हेन स्क्रैचेस टिल ड्रॉप, बहुत सारी ऐसी चीज है। सबसे जो मेन प्रोमिनेंट क्या चीज है आर्सेनिक की, पेशेंट इज रेस्टलेस, एंग्जियस। तो ये थीम पकड़ो, वरीड अबाउट हेल्थ। दूसरी मेडिसिन कौन सी वरीड अबाउट हेल्थ की? दूसरी मेडिसिन है ब्राइनिया, बहुत हेल्थ नहीं, लेकिन क्या है आप कैसे कंपेरिजन करोगे थर्ड से? छोटे पानी की प्यास है, आर्सेनिक, और अगर बड़े पानी की प्यास है तो ब्राइनिया। सेम सिक्योरिटी को लेकर के। ठीक, तो इसके पेशेंट रेस्टलेस यहीं से ही आपको पता लग जाता है, सबसे ज्यादा रेस्टलेस यही आदमी है। पता लग जाएगा वो कुड़ी में बाहर बैठा है तो कितना रेस्टलेस है। ट्यूबर क्लीनअप, इसके लिए आपको जरूर पढ़ना चाहिए। क्या आप मुझे बता सकते हो कि कितने प्रकार के ट्यूबर क्लीनम हैं हमारी होम्योपैथिक मेडिकल में? कोई भी जवाब दे। कितने दो तरीके टाइप के के, ट्यूबर क्लीनम? ट्यूबरकुलाइनम बोवाइनम और ट्यूबरकुलाइनम इंड्यू नहीं, दूसरी एक है बेसिलाइनम। ठीक, और नहीं बेसिकली ना मतलब वही हम तो सिर्फ ट्यूबर क्लीनम की बात करें। आप लोगों को बताऊं कि जो ट्यूबर क्लीनम है ना, हमारे यहाँ पे टोटल ट्यूबर क्लीनम की 26 स्पीसीज की प्रूविंग है, अलग अलग स्पीसीज को लेकर के। तो सिर्फ एक ही ट्यूबर क्लीनम पे मत रहो, ये ट्यूबर क्लीनम कॉक्स की बात हो रही है।
यहाँ पे जो बात हो रही है, वरना ट्यूबरकुलिनम 26 टाइप की ट्यूबरकुलिनम है जो इस समय अवेलेबल है होम्योपैथी के अंदर, बस आपको पता होना चाहिए। तो इसकी खास बात है रैशेज ऑन चेस्ट एंड एब्डोमेन सिमिलर पेशेंट सेज टू व्हाट कम आउट व्हेन डिजीज फर्स्ट अपीयर, rashes on abdomen and back, commencing very red, speedily becoming brownish, resembling ordinary skin eruption of secondary syphilis। यहाँ पे जो आपको थीम पकड़नी है ना, वो ये पकड़नी है सेकेंडरी सिफिलिस की। आपको ऐसा कोई हिस्ट्री मिल जाए जहाँ पे कोई सिफिलिस जैसी कोई बीमारी या उसके जैसे सिम्टम आ रहे हो, तो हमेशा ट्यूबरकुलिनम को यूज करो। और बहुत सारे लोग ऐसे लोग कहते हैं कि नोसोड को प्राइमरी प्रिस्क्रिप्शन में यूज नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है। ऐसे मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जो ट्यूबरकुलिनम की पहली बार में फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन पे ही ठीक हो गए। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें नोसोड पहली बार यूज नहीं करना है, हमें एज ए इंटरकरेंट यूज करना है, कभी नहीं। अगर आपको लगता है कि ट्यूबरकुलिनम आ रही है तो चाहे उसको वेरीफाई करने के लिए आप 3 दिन बाद बुलाओ, 4 दिन बाद बुलाओ, उसको ट्यूबरकुलिनम को वेरीफाई करो और आप सीधे ट्यूबरकुलिनम दो। जनरली जब हम ट्यूबरकुलिनम की बात करते हैं, क्योंकि नो सोर्स है, तो जनरली मैं जो शुरुआत करता हूँ वो 1 एम से करता हूँ। और अगर मुझे इसकी रिपीटेशन की जरूरत पड़ती है तो वैसे ही सेम 1 एम को एक पोटेंसी जंप करके, दो पोटेंसी जंप करके इसी पे जाता हूँ। मैं कभी भी 10 एम, 3 एम या बाकी सब मेरे पास पोटेंसीज है ही नहीं। सिर्फ 1 एम की जंपिंग पोटेंसीज पे भी काम कर सकते हो, यहीं से पेशेंट ठीक हो जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही पेशेंट या एक ही मेडिसिन को हमेशा फॉलो करना है ना। बेस्ट रेमेडीज पे बात करते हैं। सीपिया, बोरेक्स, बोविस्टा, हिपरसल्फ, आर्निका, फ्रूजा, मॉडर्नम, अलग अलग रेमेडीज हैं। सीपिया के अपने पैचेस हैं, जैसे मैंने आपको बता रहा था कि कुछ ऐसे पैचेस हैं जो मैं अभी दोबारा दिखा देता हूँ। इस पैचेस में अगर आप ये जो थर्ड वाली इमेज देख रहे हैं, ये जो पैचेस हैं ये सीपिया को डिनोट करते हैं। ऐसे पैचेस अगर आपको देख भी जाते हैं और आपको सीपिया की जैसी कोई और सिम्टम मिल भी रहे हैं तो आप सीपिया यूज कर सकते हैं, लेकिन सीपिया के इरप्शन कुछ इसी टाइप से हैं। बोरेक्स है अपने आप में बहुत बढ़िया मेडिसिन है, क्योंकि पहले से पाउडर भी यूज हो रहा था, आप मेडिसिन में भी यूज कर सकते हैं। बोविस्टा, जहाँ तक बोविस्टा का मेंटल्स है, तो ड्रीम ऑफ स्नेक को लेकर के या फियर ऑफ स्नेक को लेकर के अपने आप में एक बहुत ही प्राइमरी, मतलब हमारे पास एक केस आया था जिसके एक सेबोरिक डर्मेटाइटिस, जिसके पे बहुत इन्फेक्शन थी, उसके साथ साथ में उन्होंने बताया कि जो उनके जेनिटल ऑर्गन्स है वो भी बहुत ज्यादा पके हुए थे, मतलब बिल्कुल पस भरे हुए दाने आ रहे थे। और बोविस्टा 30 की सिंगल डोज नहीं उसको पूरी तरह ठीक कर दिया, सिर्फ एक ही सेंसेशन थी, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि बैठे बैठे कोई सांप आएगा उसके सर पे से उसको खा जाएगा। सिंगल मेडिसिन थी, कोई और मेडिसिन है ही नहीं बोविस्टा के अलावा जहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हो। तो स्नेक के लिए अगर ऐसी कोई बात पकड़ में आ जाती है तो बिल्कुल ठीक। ये पर्सन आर्निका, फ्रूजा, मॉडर्ना, इनके बारे में आप डॉक्टर पंकज अग्रवाल सर से भी काफी पढ़ चुके। जनरली इनकी जो पोटेंसीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। सीपिया जनरली 200 यूज होती है, बोलेक्स में 30 में यूज करता हूँ, बोविस्टा को मैं 30 से लेकर के 10 एम तक भी यूज करता हूँ सिम्टम्स के आधार पर। हिपरसल 6 से लेकर के 30। आर्निका मोन्टाना मैं शुरुआत करता हूँ हमेशा 3x से, और उसके बाद वो 1 एम तक भी जा सकते हैं। पूजा तो एवरग्रीन रेमेडी है, उसका हम मदर टिंचर से लेकर के और 3 एम तक कहीं भी यूज कर सकते हैं। सेम एज मेड्रोनियम, मेड्रोनियम में हम लोग 1 एम से शुरुआत करते हैं जनरली, और हम 10 एम 50 एम तक भी चले जाते हैं। ये इनकी पोटेंसीज है ना। अब ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे आपको कोई मेडिसिन समझ में नहीं आ रही। ये मेरा प्योरली अपना वो है, मैं इसमें ये मैंने पढ़ा नहीं था, लेकिन इनके अलग अलग मैंने लिटरेचर्स पढ़े हैं। तो मैं 3 मेडिसिन हमेशा ऐसे एक्जिमा में जहाँ पे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, या हमारे क्योंकि 10 क्लिनिक है, तो हर एक क्लिनिक की अपनी अपनी एक वैरायटी है। हम एक क्लिनिक पे बिल्कुल सिंगल मेडिसिन पे काम कर रहे हैं, एक क्लिनिक पे हम लोग सिर्फ एलएम पोटेंसीज पे काम कर रहे हैं, एक पे हम मल्टीपल मेडिसिन पे काम कर रहे हैं, एक पे पॉली फार्मेसी भी कर रहे हैं, एक पे सिर्फ बायो क्लिनिक पे काम कर रहे हैं। तो मैंने जो अपने क्लिनिक की चेंज खोली है वो बिजनेस क्लिनिक खोली है, होम्योपैथी की एक्सपेंशन के लिए खोली हुई है, ताकि मैं होम्योपैथी पे और ज्यादा अच्छा काम कर पाऊँ। तो ये जो 3 चीजें हैं, एक इचिनेशिया, सरसापारिला और गन पाउडर, तीनों 3x में भी अगर आप पेशेंट को देंगे ना अलग अलग टाइम पे, जैसे मैं क्या करता हूँ, जनरली मॉर्निंग में इचिनेशिया देता हूँ, उसके बाद आफ्टरनून में देता हूँ सरसापारिला, और शाम को नाइट में देता हूँ गन पाउडर, तीनों 3x में एक एक डोज। तो जनरली ये ऐसे केसेस जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्जिमा है और वो बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से पेशेंट दिक्कत में भी है, तो हमेशा ये 3 चीजें मैं ऐसे उस क्लिनिक पे यूज करता हूँ जहाँ पे तकरीबन 60 से 70 मरीज डेली होते हैं। तो वहाँ पे हमें थोड़ा टाइम कम मिलता है और मुझे लगता है कि मैं अपने स्टूडेंट को या बाकी सबको सिखाने के लिए
मैं उनको ये सिर्फ एक छोटा सा गैप दे देता हूँ कि आप हफ्ते 10 दिन के लिए दवाई लो, थोड़ा ठीक हो जाओगे, उसके बाद हम केस चेकिंग करेंगे और इतना उसी के हिसाब से हम सिलेक्शन करेंगे। तो ये मैंने अपना आपको एक शेयरिंग किया है, आप इसको यूज करके देखना, अगर ऐसा लगता है तो मुझे बताना, अगर इसमें कोई आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है, जब भी कभी ऐसा हो तो मुझे इसके रिजल्ट जरूर बताना। सो थैंक यू आज के लिए, अभी इतना ही है। और बाकी जहाँ तक केसेस की बात है, तो हमारे पास जो केसेस है, जब तक मैं पूरी तरह से केस को प्रिपेयर नहीं करता हूँ, मतलब उसकी बिफोर एंड आफ्टर वाली, क्योंकि मैं स्किन पे बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा था अभी तक, तो डॉक्टर शिल्पी ने मुझे बताया कि हम स्किन पे केसेस हमने बहुत सारे ठीक करे हैं, लेकिन हमने किसी का जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस है वो कभी हमने पीसीओएस की तरह नहीं किया हमने, क्योंकि पीसीओएस पे ही लगे हुए हैं। तो हमारे पास पीसीओएस का तो हर एक केस वेल मेंटेन्ड और सब कुछ उसके रिकॉर्ड्स के साथ है, लेकिन स्किन के केस पे मैंने अभी सब करना शुरू किया पिछले 3 महीने में। तो जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, इन्हीं कोर्स के दौरान ही बताऊंगा सब कुछ। तो थैंक यू सो मच, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए। थैंक यू डॉक्टर दीपक। सच में बहुत अच्छा सेशन था आपका, सुनने में पता ही नहीं चला टाइम कब निकल गया, एंड आई थिंक एवरीवन वुड हैव बेनिफिटेड लॉट फ्रॉम दिस। सो अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, किसी को कोई क्वेरीज हैं, प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखें या फिर आप बाद में हमें मैसेज भी कर सकते हैं। हाँ, ग्रुप पे सभी लोग जुड़े हुए हैं, तो किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो मुझसे पूछ सकता है कोई कि मैं। केस हो, आप अपने केसेस हमें भेज सकते हैं, वी विल डिस्कस द केसेस ड्यूरिंग द सेशंस, या फिर वैसे पर्सनली भी आपसे डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो स्किन का केस है उसमें सबसे पहले प्राइमरी सिम्टम पकड़ना है, दूसरी बात उसकी मेडिसिन की पोटेंसीज पे ध्यान देना है बस। अगर आपने ये दोनों चीजें ठीक करी तो केस 100% ठीक है। Fine. Thank you, Dr. Deepak. I think we should end the session. थैंक यू डॉक्टर शिल्पी, एंड थैंक यू एवरीवन। Thank you, everyone.